नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौधरी आरपीसी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अपनी क्लास के अंदर जो पिछली दोनों दिन की क्लास मेरी हुई वो थी बायोलॉजी की, और मैंने आपको एक वीकली शेड्यूल में डाला था कि हम क्या करेंगे। 2 डेज बायोलॉजी की क्लास देखेंगे एंड देन 2 डेज हम देखेंगे पॉलिटी की क्लास। तो आज की क्लास पॉलिटी की क्लास जो है वो फर्स्ट क्लास होगी आरपीसी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की पॉलिटी की क्लास में जो थंबनेल आपको दिखाई दे रहा है वो है हमारा क्या, प्रस्तावना, मतलब प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम बात करते हैं प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उसको किस तरीके से देखा जाता है, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, क्या मतलब होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रेम्बल है उसका, कहाँ से ये लिया गया था, किस तरीके से इसे पढ़ना चाहिएगा, तो वो सारी चीजें आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं भाई, आप सभी लोग जल्दी से लाइव पर आ जाएं और जुड़े मेरे साथ में, और फिर हम अध्ययन करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल, जिसे प्रस्तावना या उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। तो भाई आप सभी जल्दी से जल्दी जुड़ जाइएगा, और जल्दी से जो भी लोग हैं मेरे साथ में उसको क्या करेंगे भाई, जल्दी से इसको लाइव कर देंगे। वो क्या नाम है उसका, जल्दी से क्या करेंगे, इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, जल्दी करें भाई, और जल्दी से जुड़ें सभी लोग। चलिए भाई, जो भी लोग जुड़ चुके हैं वो एक बार मुझे बताएंगे क्या मेरी वॉइस क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी एकदम क्लियर आ रही है। तो आगे बढ़ेंगे, फिर हम बात करते हैं प्रेम्बल के बारे में। प्रेम्बल क्या है दोस्तों, इसको समझना काफी इंपोर्टेंट है, और ये काफी इंपोर्टेंट पार्ट बन जाता है हमारा, और इस इंपोर्टेंट पार्ट के ऊपर हम अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज की क्लास में हम इस प्रेम्बल को क्या करते हैं भैया, प्रेम्बल को देखेंगे कि इससे किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं और इससे किस तरीके से हमको पढ़ना चाहिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रेम्बल में। चलो भाई स्टार्ट करेंगे प्रेम्बल को। ठीक है, अब यहाँ पर प्रेम्बल में हम देख रहे हैं कि जो प्रेम्बल हमारा होता है, संविधान की प्रस्तावना जो है ये कहाँ से लिया गया है, किस तरीके से इसको देखा जाता है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। चलिए भाई, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है भाई अपने चैनल आरपीसी एकेडमी पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, देखिए ये क्या है, प्रस्तावना है। प्रस्तावना दोस्तों, प्रस्तावना की अगर हम बात करते हैं तो प्रेम्बल, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेम्बल। प्रेम्बल क्या बोला जाएगा, इसको प्रेम्बल बोला जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को प्रेम्बल के नाम से जाना जाता है। अगर मैं थोड़ा सा इसके बैक में चलने की कोशिश करें तो भारतीय जो संविधान है हमारा, उस संविधान के अंदर इस प्रस्तावना को कब लाया गया, कैसे लाया गया, कंडीशन इसमें ये आती है दोस्तों, जब हमारे संविधान का गठन होता है तो उसके लिए एक सभा का क्या होगा, गठन होगा। भारतीय संविधान के अंदर क्या होता है, एक सभा बैठाई जाती है, और उस सभा के द्वारा क्या होता है, भारतीय संविधान का गठन किया जाता है। और उसी सभा के अंदर जो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान बनाने के लिए एक सभा हुई थी, जिसका गठन कब हुआ, 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 के बाद में जब भारतीय संविधान को बनने के लिए दूसरी सभा बैठाई गई, वो थी हमारी 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को। लेकिन याद रखें 13 दिसंबर 1946 को जो हमारी आखिरी संविधान सभा थी, उसी संविधान सभा में इसको पीटी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया जाने वाला उद्देश्य बाद में प्रस्तावना बना। तो मैंने यहाँ पर एक शब्द बोला कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया जाने वाला उद्देश्य क्या बना, बाद में प्रेम्बल बना। तो हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना को हम उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। प्रस्तावना को हम उद्देशिका के नाम से भी जानेंगे। दोस्तों मैंने इसको बताया कि जो उद्देशिका भी बोली जाती है, क्या बोली जा रही है, उद्देशिका भी बोली जा रही है। तो भारतीय संविधान के अंदर हम प्रेम्बल कहें, या फिर हम उसके अंदर उद्देशिका कहें, या फिर हम इसको क्या करेंगे, प्रस्तावना कहें, तीनों का मतलब सेम ही है, तो इसे उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं कि उद्देशिका को पढ़ा क्यों जाना चाहिए, उद्देशिका का क्या मतलब होता है, दोस्तों हम इसकी बात करते हैं उद्देशिका के मतलब की। तो देखिए जाहिर सी बात है, यह एक ऐसा, देखो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज प्रेम्बल,
अगर प्रेम्बल की बात करें तो यह एक ऐसा दस्तावेज या डॉक्यूमेंट है जिसके द्वारा जिसके द्वारा तीन बातों को क्या किया जाएगा भैया, स्पष्ट किया जाता है, जिसके द्वारा संविधान की तीन बातों को या फिर तीन बातों को स्पष्ट किया जाता है, जिसमें नंबर एक अगर हम बात करें, जो कानून है, जो संविधान है, भाई संविधान क्या है, संविधान बोले तो लॉ, संविधान के अंदर क्या सारी की सारी लॉ कानून व्यवस्था के बारे में बात करते हैं हम। तो जो कानून है, जो संविधान है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका मेन मकसद क्या है, उसे क्यों बनाया गया है, क्या रीजन है, उससे क्या काम होता है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर क्या की जाए, उसके उद्देश्य के बारे में वर्णन किया जाएगा। वो हमारी क्या कहलाएगी, प्रस्तावना कहलाएगी, वो हमारी क्या कहलाएगी, प्रस्तावना कहलाएगी। एंड देन सेकंड बात की अगर हम बात करते हैं तो एक ऐसा कानून, एक ऐसा संविधान जिसके विस्तार के बारे में बात की जाए कि जिसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर क्या क्या गहराइयां हैं, तो उन सारे विस्तारों का वर्णन जहां पर होता है उसे हम प्रेम्बल कहते हैं, एंड थर्ड इसमें क्या आता है, थर्ड की अगर हम बात करते हैं, जो संविधान बनाया गया है, जो लॉ बनाए गए हैं भारत की सिटीजनशिप के लिए, भारत के नागरिकों के लिए, उस लॉ, उस संविधान को बनाने के बाद उसको कब से लागू किया जाएगा, कब से संविधान को प्रचलन में लिया गया, संविधान की डेट कहां पर दी गई है, उन चीजों को बताने के लिए क्या दिया जाता है, प्रेम्बल के बारे में बताया जाता है। तो दोस्तों यहाँ सबसे मेन मकसद हमारा क्या है, अगर हम प्रेम्बल की बात करेंगे तो प्रेम्बल से कई सारे क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम को उठा के देखें तो पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी के अंदर बन के आते हैं। और यहां पर अगर हम बात करें प्रेम्बल की, तो प्रेम्बल एक ऐसा पार्ट बनता है हमारे संविधान का कि अगर हमने प्रेम्बल को समझा तो अप्रोक्स हम कह सकते हैं 70 से 75% तक हमने संविधान को समझ लिया। कहने का मतलब है कि ये हमारा एक ऐसा पॉइंट है संविधान के अंदर के पूरे संविधान को एक विचारधाराओं में बांध करके हमें बताता है, कि संविधान का मकसद क्या होता है। चलिए दोस्तों, इसी प्रेम्बल के ऊपर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे दोस्तों, बात करेंगे कि क्या होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेम्बल की कुछ चीजों को। जैसे अगर मैंने कहा कि उद्देश्य प्रस्ताव है, ये क्या है भैया, ये उद्देश्य आया है, और ये दिया किसके द्वारा गया था, तो पीटी नेहरू, हम कह सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये दिया गया। क्या दिया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव। अब बात आती है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे कब दिया था, तो हम बताएंगे कितना, 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या दिया, एक प्रस्ताव दिया, और वही प्रस्ताव बाद में जाकर के क्या बना था, प्रेम्बल बना। ये क्या थी, 13 दिसंबर 1946 को संविधान गठन करने की सभा की अंतिम बैठक थी, और इस अंतिम बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव आया, और वो बाद में प्रस्तावना का रूप लिया उसने। ज्ञान सर हाय, और टोंटो टैनी सर कह रहे हैं गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग जी भैया। और यहाँ पर और भी कमेंट मेरे साथ में जुड़ चुके हैं, और भी क्या है, इनका नाम है कृष्णवीर सिंह जी सर, राधे राधे कृष्णवीर जी, राधे राधे भैया, सभी को राम राम है। चलिए हम यहाँ पर प्रेम्बल की बात कर रहे हैं। प्रेम्बल कहें तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर एक प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना के ऊपर हम बात करेंगे कि प्रस्तावना क्या होती है और उसको किस तरीके से पढ़ा जाना चाहिएगा। तो जो प्रस्तावना है दोस्तों, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 में एक उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में दी गई, और बाद में जाकर के ये प्रस्तावना बनी। जब 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे उद्देश्य के प्रस्ताव के रूप में रखा, लेकिन इसे भारत के अंदर, इसे संविधान के अंदर, या फिर इसे एक्सेप्ट कब किया गया, तो इसको भारत सरकार ने इसको एक्सेप्ट कब किया, 22 जनवरी 1947 को। ये कब एक्सेप्ट किया गया दोस्तों, 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 के द्वारा इसे एक्सेप्ट किया गया। अब ये दिया किसने था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब दिया, 23 दिसंबर 1946 को। एक्सेप्ट कब किया गया, 22 जनवरी 1947 को। सीधा क्वेश्चन आता है, आकाश यादव गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग जी आकाश जी, गोपाल सिंह जी भेज रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया। और ज्ञान सर बोल रहे हैं गुड इवनिंग सर, कैसे हो, बस ज्ञान जी भैया आशीर्वाद है आप सभी लोगों का, अच्छे हैं, बने हैं, बढ़िया।
चलिए और क्या है, देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे ज्ञान सर कहते हैं शेयर करो भाई लोगों सर की क्लास को। जी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञान सर जी, बिल्कुल थैंक यू सो मच। आप भैया क्या करेंगे इसको, भाई ज्ञान सर हमारे बोल रहे हैं एक बार इसे शेयर कर दें तो अच्छा लगेगा, और भी लोग क्या करेंगे हमारे साथ जुड़ सकेंगे। ये एक प्रेम्बल है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट बनता है हमारे किसका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और उसके अंदर इसमें कई सारे डाउट्स होते हैं। प्रेम्बल जो हमारी स्टार्ट होती है बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। अब ये भारत के लोगों से जो स्टार्ट हो रही है, इसके एक एक शब्द पर हम बात करने वाले हैं कि इसका शब्द क्या क्या कहना चाह रहा है, प्रेम्बल से क्या क्या चीजों को क्लियर किया जाता है। अभी तो मैं बेसिक ऑफ प्रेम्बल की बात कर रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या है, सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो आप, थैंक यू सो मच। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो भैया, जिसको भी ऐसा लग रहा है मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है हमारा, तहे दिल से हम आपका शुक्रिया करते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या ज्ञान सर कहते हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चलिए ज्ञान सर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये साथ बोलने के लिए, खुशी होती है जब आप लोग इस तरीके से बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी का क्या है, बस पढ़ाई पे और थोड़ा सा फोकस करते हैं। प्रस्तावना कोई उद्देश्य, और इसी को हम प्रेम्बल कहते हैं, जो कि 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य के रूप में, उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई, जिसे 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया गया, एक्सेप्ट किया गया, मतलब इसको स्वीकार किया गया। जो प्रस्तावना होती है वो हमारी दो तीन बातों को क्लियर करती है कि जो भारत का संविधान है उसका वजूद क्या है, भारत के संविधान को कहां कहां पर लागू किया जाएगा, और भारत के संविधान की डेट क्या है जिस दिन उसको लागू किया गया था। ये सारी चीजें किसके द्वारा समझ में आएंगी, प्रेम्बल को पढ़ने के साथ साथ हमें समझ में आती हैं। तो इस प्रेम्बल की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन आती है, यहीं से क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आता है कि प्रेम्बल को कहां से लिया गया। मैंने आपको भी स्टार्टिंग में प्रेम्बल को कराया है, लेकिन जब मैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे किसी दिन, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री अगर किसी को देखनी है तो दोस्तों मैं 9 बजे से लाइव क्लास आया हूं पिछले 2 दिन में, वो आप अपना पढ़ाई अड्डा डिफेंस प्लस यूट्यूब चैनल पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री के बारे में वहां पर वीडियो आपको मिल जाएगा, वो भी लाइव क्लास का था, तो उस पर जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पर कि मैंने वहां बताया था कि अपने भारत का जब संविधान बनाया जा रहा था, जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था, तो भारत के संविधान बनाने के लिए क्या किया गया, उसको 60 देशों के अध्ययन किया गया, 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया, तब जाके भारतीय संविधान को बनाया गया। और भारत के संविधान के अंदर अदर कंट्रीज, मतलब हम कह सकते हैं 10 कंट्री, अप्रोक्स 10 कंट्रियों से कुछ चीजों को लिया गया, किसी के अंदर से प्रस्तावना ली, किसी के अंदर से कुछ मतलब उद्देश्य को लिया, किसी के अंदर से हमने कर्तव्यों को लिया, किसी के अंदर से हमने क्या ली, संसद व्यवस्था ली, किसी के अंदर से हमने क्या लिया, राष्ट्रपति शासन के बारे में बात की है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को कहां से लिया गया। अब यहाँ पर कंफ्यूजन आता है, प्रस्तावना के लिए कंफ्यूजन आता है, एक तो अमेरिका, एक अमेरिका नाम होगा और दूसरा होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, अब यहां पर हम आंसर क्या करें, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। तो दोस्तों यहां पर सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि संविधान की प्रस्तावना को, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कहां से लिया गया है, तो आंसर क्या करेंगे हम, अमेरिका से लिया गया है, मतलब यूएसए, और यूएसए का मतलब हो गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जब भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो अमेरिका से लिया गया है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया का क्या मतलब है, इसमें कंफ्यूजन मैंने क्यों बताया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है इससे क्या लिया गया है, जो भारतीय संविधान के अंदर जो प्रस्तावना देखने को मिलती है, उस प्रस्तावना को लिया तो गया है अमेरिका के संविधान से, लेकिन यहां पर ऑस्ट्रेलिया क्या है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से उस संविधान की भाषा को लिया गया है। अगर संविधान के अंदर जो प्रस्तावना है तो उस प्रस्तावना की लैंग्वेज जो बना करके दी है, किस तरीके से उसको बनाया गया है, उसकी जो लैंग्वेज है, उसकी जो भाषा है प्रस्तावना की, उससे कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। तो हम बताएंगे कि भाषा को कहां से लिया जाता है, ऑस्ट्रेलिया से लिया जाता है। तो प्रेम्बल की भाषा कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से, और प्रेम्बल को कहां से लिया गया है, प्रेम्बल को लिया गया है यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है हमारा, वो क्या करता है, हमें प्रेम्बल को देता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया से संविधान की प्रस्तावना की भाषा को एक्सेप्ट किया गया, या फिर संविधान की भाषा को लिया गया है। अब इन दोनों शब्दों का जो कंफ्यूजन था वो अभी आपका क्या हो गया होगा, खत्म हो गया होगा। ऑस्ट्रेलिया भाषा के बारे में बात करती है, और यूएसए जो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इससे प्रस्तावना को सीधा सीधा लिया जाता है। इतना आप सभी को क्लियर हो गया होगा। एंड देन हम यहां से आगे की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो हम बात करेंगे संविधान के ऊपर प्रस्तावना के अंदर क्या क्या आता है।
जैसे मैंने बताया कि जो प्रस्तावना की शुरुआत होती है वो होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग। हम भारत के लोग से क्या होगी, संविधान की प्रस्तावना की। ज्ञान सर कह रहे हैं यूएसए से। हाँ बिल्कुल ज्ञान, आपका आंसर एकदम सही है, लेकिन प्रस्तावना को यूएसए से लिया गया है। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए इसकी भाषा कहां से ली गई है, तो आंसर करेंगे प्रस्तावना की भाषा के लिए ऑस्ट्रेलिया। आंसर करेंगे प्रस्तावना की भाषा के लिए ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे बढ़े, आगे देखेंगे। इसमें एक शब्द आता है जो शुरुआत होती है उसमें आता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, इस शब्द से क्या होती है, संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत होगी। संविधान की प्रस्तावना जो बनी है वो कहां से बनी है दोस्तों, हम भारत के लोग, मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ये क्या है, प्रस्तावना का सबसे पहला शब्द आता है, हम भारत के लोग। अब हम इस संविधान की प्रस्तावना को, हम अब इस संविधान की प्रस्तावना को क्या करेंगे, ज्ञान सर कह रहे हैं प्रेम्बल इज की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जी बिल्कुल भैया, इसे कॉन्स्टिट्यूशन की चाबी भी कहा गया है, प्रेम्बल भी कहा गया है, इसे आत्मा भी कहा गया है, इसको सोल ऑफ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है ज्ञान सर। बट ऐसे ये वन लाइनर टाइप के जो क्वेश्चन हैं इनके ऊपर हम लास्ट में चर्चा करेंगे, इनके ऊपर हम लास्ट में इन चीजों के बारे में बताएंगे आपको। जब प्रेम्बल के एक एक वर्ड के ऊपर हम बात कर लेंगे, संविधान की प्रस्तावना के एक एक शब्द पर बात कर लेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि किसने इसको की कहा है। क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को चाबी किसने कहा है, कुंजी किसने कहा है, आत्मा किसने कहा है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे इसके अंदर, वो हम देखेंगे सबसे लास्ट में। ये एक क्वेश्चन के रूप में मैं आपको बताता हूं, आपको मेरी पिछली क्लास से भी पता होगा, ठीक है। तो ज्ञान सर इन चीजों पर हम बात करेंगे बिल्कुल। इट इज ऑल्सो नोन एज की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम्बल को भारतीय संविधान की चाबी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे, आगे हम बता रहे हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। हम भारत के लोगों से क्या मतलब है इसके अंदर, किसके अंदर, प्रेम्बल के अंदर। तो हम भारत के लोगों से मतलब ये कहता है कि भारत के लोग जो हैं वो क्या कहते हैं, भारत के जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं दोस्तों, इसमें वो कहेंगे भारत की व्यवस्था में सबसे अधिक शक्तिशाली हैं। हम भारत के लोग क्या कहते हैं, भारत की व्यवस्था में सबसे अधिक शक्तिशाली हैं। कहने का मतलब है कि उनका ये कहना है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये किसी एक व्यक्ति ने नहीं दी, ये सारे के सारे भारतीयों की बात हो रही है। तो सारे के सारे भारतीयों ने क्या किया, जब इस संविधान की सभा में इसको मान्य किया जा रहा था, संविधान की सभा में इसको मान्य किया जा रहा था, तो उस समय पर देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, इसमें हम भारत के लोगों ने क्या कहा कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। तो दोस्तों कौन शक्तिशाली है, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग जो शब्द है वो ये कहना चाह रहा है कि हम भारत के लोग सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, किसमें, भारत की राज्य व्यवस्था में, या भारत की अपनी नीतियां बनाने के लिए। भारत के लोगों के लिए क्या कहा, जैसे हमारा गणतंत्र है, हमारा लोकतंत्र है, क्या है, हमारा लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। तो जो डेमोक्रेसी हमारी है, पूरा का पूरा भारत का जो लोकतंत्र है वो किसी एक व्यक्ति पर नहीं चल रहा, वो पूरे के पूरे भारतीयों के ऊपर है, वो पूरे के पूरे भारतवासी उसमें सहयोगी हैं, इसलिए वो डेमोक्रेसी है। मतलब भारत के वासियों के द्वारा जो लोकतंत्र है, हमारा लोकतंत्र का मतलब अभी प्रेम्बल में आने वाला है। अब लोकतंत्र का जो मतलब है वो कहां से लिया गया है, लोकतंत्र का मतलब है लोगों के द्वारा लोगों के, बंद। चलिए भाई यहाँ पर देखेंगे हम क्या देख रहे थे, भारतीय संविधान की प्रेम्बल को, और प्रेम्बल में हमने एक शब्द को डिफाइंड किया कि हम भारत के लोग। जो संविधान की प्रेम्बल में एक शब्द आता है हम भारत के लोग, उसका मतलब क्या है, तो इसमें भारतवासी कहना चाहते हैं कि हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं।
क्योंकि भारत का जो हमारा लोकतंत्र है वो किसके द्वारा चुना जाता है, भारतीयों के द्वारा चुना जाता है। तो भारत की सरकार पूरी किसके ऊपर निर्भर करती है, जनता के ऊपर निर्भर करती है। तो भारत की जनता से ही क्या है भैया, भारत की सरकार है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भारत का जो भारत के अंदर सबसे ज्यादा शक्तिशाली है तो वो कौन है, हम भारत के लोग। अगर दोस्तों मैं प्रेम्बल की बात करता हूं तो प्रेम्बल के अंदर क्या आता है, इन शब्दों को अगर हम पढ़ें, प्रेम्बल को पूरी को पढ़ें तो इसमें आता है, देखेगा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अब इसमें एक शब्द आ रहा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो इस शब्द का मतलब समझेंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अगर इस शब्द की अगर हम बात करते हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है, अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन आ रहा है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अब यह शब्द आ रहा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो इसका मतलब क्या होता है, भारत अपनी नीतियां तथा क्या करेगा, अपनी नीतियां बनाने के लिए सक्षम है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एक उस देश को कहा जाता है। दोस्तों ये लाइव यहां पर चैट नहीं दिखाई दे रही है मुझे, एक बार रिफ्रेश करें इसे। भाई थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, बस थोड़ा सा वेट करें भाई, सभी काम ठीक हो रहे हैं, बस थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है। अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है कि भारत क्या करेगा दोस्तों, अपनी नीतियां बनाने के लिए या निर्णय लेने के लिए क्या करेगा, वो आंतरिक एवं बाहरी रूप से क्या है, सक्षम है। चलिए भाई, चलिए आगे इसमें हम देख रहे हैं, ठीक है। चलो मैं मोबाइल में आपकी कमेंट पढ़ पा रहा हूं, थोड़ा सा क्या है कि वहां पर टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है। ज्ञान सर क्या हो गया, ज्ञान सर जी अभी तो कुछ नहीं हुआ, बस यही है कि टेक्निकल प्रॉब्लम आगे थोड़ा सा इशू बन रहा है, बाकी सभी अभी ठीक हो रहा है। विद योर फ्रेंड प्लीज शेयर, भाई सभी शेयर कर दो, जल्दी से जल्दी शेयर कर दो भैया। कुछ नहीं, गोपाल जी हाय, हाय गोपाल जी। चलिए हम अपने मोबाइल में आपकी चैट्स देख पा रहे हैं, बिल्कुल आपकी प्रॉपर चैटें आ रही हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बाकी उसको टेक्निकल टीम लग रही है हमारी, करेगी, ठीक है। अभी थोड़ी देर में बस हो रहा है, तब तक आप बस पढ़ते रहिए, बाद में इन चीजों को पूछ लेना। टेक्निकल प्रॉब्लम है जी, बिल्कुल टेक्निकल प्रॉब्लम है। हम चलो आगे बढ़ रहे हैं, है ना। मोबाइल में हम आपकी चैट देख रहे हैं, एक एक की चैट देख के हम आंसर देंगे, तब तक हमारा क्या है, चालू हो रहा है। अब मैंने यहां पर एक शब्द को डिफाइंड किया, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। देखिए भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या हो गया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अगर हम अर्थ निकालें और मतलब है, तो इसका मतलब है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न उस देश को बोला जाता है, उस देश की सरकार, उस देश की गवर्नमेंट, उस देश की सरकार, उस देश की गवर्नमेंट क्या करेगी, वो अपनी कानून लॉ व्यवस्था बनाने के लिए सक्षम हो। मतलब बाहरी रूप से या आंतरिक रूप से, अपने अंदर की कोई भी बात हो या फिर हमारी अदर कंट्रीज में जाकर के, जैसे कि अगर हम बात करते हैं किसी दूसरे देश से समझौता करना है, तो हमारे यहाँ की सरकार उस बात पर क्या करेगी, विचार करेगी कि हमें करना है या नहीं। हम किसी दूसरे देश के अधीन नहीं हैं। इस देश को बोला जाता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब एक ऐसा देश जो अपने लिए बाह्य रूप से एवं आंतरिक रूप से कानून व्यवस्था बना सके या अपने निर्णय खुद ले सके, उसे हम क्या कहते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए हम दोस्तों यहां पर लिख सकते हैं, जो दूसरा हमारा शब्द दिखाई दिया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है एक ऐसा देश, एक ऐसा देश, या फिर हम कहें कि भारत, हम भारत की बात कर रहे हैं, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हमारा जब देश हुआ था, कब हो गया था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जब आजादी के बाद में 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को हमारा क्या हुआ था, हमारा देश एक गणराज्य के रूप में हुआ था। लेकिन संपूर्ण प्रभुत्व कब हो गया था, वो हमारे जब राष्ट्रपति ने क्या लिया शासन, हमारे राष्ट्रपति जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यहाँ पर अपना पद संभाला, तो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के रूप में संभाला था। अब जब से हमारी सरकार क्या करने लगी, अपने आंतरिक एवं बाह्य रूप से अपने लिए नियम और कानूनों को बना सकती है। तो हम कह सकते हैं भारत जब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, अब भारत क्या होगा भैया, भारत क्या हो जाएगा, इस जगह पर क्या करेगा, भारत अपने लिए आंतरिक एवं बाह्य रूप से, आंतरिक एवं बाह्य रूप से
नीति बना सकता है, नीति या कानून बनाने में सक्षम है। एक ऐसा देश जो अपने लिए लॉ और कानून अपने लिए बनाता है, उस देश को हम क्या कहेंगे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहेंगे। और जो हमारा भारत है वो कब से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गया? जब से हमने क्या किया था? इस प्रेम्बल को अंगीकृत किया था, प्रेम्बल को अपनाया था, तब से हमारा देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के रूप में जाना गया। इसके बाद अगर हम प्रेम्बल को पढ़ें दोस्तों, प्रेम्बल को पढ़ेंगे तो प्रेम्बल में एक शब्द आता है कि हम वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अगला क्वेश्चन आएगा समाजवादी पंथ निरपेक्ष। अब दो शब्द यहां पर पढ़े जा रहे हैं। क्या पढ़ा जा रहा है? समाजवादी। अब समाजवादी शब्द का मतलब क्या होता है और समाजवादी पंथ निरपेक्ष दो शब्द आ रहे हैं। तो अब देखेंगे यहां पर समाजवादी जो वर्ड है, इस समाजवादी शब्द का मतलब क्या बताती है हमारी प्रेम्बल के अंदर दिया गया समाजवादी शब्द है। अब भाई आपकी चैट्स वगैरह आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? समाजवादी शब्द का मतलब है एक ऐसा, मतलब हमारे यहाँ का कानून व्यवस्था रहेगा वो क्या करेगा? असमानताओं को खत्म करेगा। मतलब क्या है इसका? असमानताओं को खत्म करने का मतलब यह है कि सभी के सभी लोगों के लिए या सभी के लिए कम से कम मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना, या फिर हम कह सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शहरी सुविधाएं प्रदान करना। अब जो हमारा देश है उसके शब्द हमारी एक प्रेम्बल क्या कहती है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। अब यहाँ एक शब्द आ रहा है समाजवादी का मतलब ये होता है कि भारत क्या करेगी? जो भारत सरकार है वो सबके लिए समान न्याय व्यवस्था के लिए रहेगी। तो समाजवादी शब्द का मतलब ये होता है कि यहाँ पर असमानताओं को खत्म किया जाएगा। असमानताओं को खत्म करने का मतलब दोस्तों हो गया, समाजवादी का मतलब है कि असमानताओं को खत्म किया जाएगा। अब ये कंडीशन क्या है? अब जो जैसे असमानताएं क्या है कि जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना, या सभी के लिए एक कार्य के लिए समान वेतन देना, या क्या होता है किसी भी जैसे कि कोई भी कैटेगरीज का व्यक्ति उसके लिए समान सुविधाएं प्रदान करना। ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इन चीजों के लिए हम क्यों करते हैं ये काम? क्योंकि ये हमारी संविधान की प्रेम्बल में लिखा गया है कि जो समाजवादी शब्द है तो पूरी की पूरी समाज के लिए एक समान कानून व्यवस्थाएं और एक समान की सारी चीजें होनी चाहिए। ये चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये एक शब्द हमारा था, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी तथा पंथ निरपेक्ष। अगला शब्द हमारा क्या आएगा दोस्तों? यहाँ पर पंथ निरपेक्ष आता है। पंथ निरपेक्ष की बात करते हैं तो पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है इसको देखेंगे हम। पंथ निरपेक्ष, ये क्या है हमारा? पंथ निरपेक्ष। अब एक शब्द और मिला हमें, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होगा? पंथ निरपेक्ष शब्द का मतलब क्या होगा? पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि ये भारत का कोई धर्म नहीं होगा। जो भारत देश है, भारत का कोई धर्म नहीं होगा, भारत का कोई धर्म नहीं होगा। अब भारत एक कैसा राज्य होगा भैया? इसका कोई धर्म नहीं है। ये कैसा राज्य है हमारा? कोई धर्म। इसका मतलब क्या होता है? सब ऐसा कोई नहीं कहा जाएगा कि इसमें किसी धर्म को नहीं माना जाए। लेकिन यहाँ पर क्या दिया जा रहा है कि पंथ निरपेक्ष शब्द का मतलब हमारे संविधान में यह दिया गया है, हमारी प्रेम्बल में यह दिया गया है कि भारत का कोई भी धर्म नहीं होगा, ये किसी भी धर्म को मानने के लिए क्या है? सक्षम है। यहाँ की जो गवर्नमेंट है, वो क्या कहती है कि यहाँ के रहने वाले सिटीजन्स क्या करेंगे? वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। हिंदू है तो वो मुस्लिम धर्म की पूजा कर सकता है, मुस्लिम है तो वो हिंदू धर्म की पूजा कर सकता है, सिख है तो ईसाई की कर सकता है, ईसाई है तो सिख की कर सकता है। कहने का मतलब है भारत एक कैसा राज्य है? धर्मनिरपेक्ष राज्य रहेगा। धर्मनिरपेक्ष शब्द का मतलब है कि भारत के लिए कोई धर्म नहीं है, ये सारे के सारे धर्मों को एक्सेप्ट करता है, हर धर्म की पुष्टि करेगा, हर धर्म को बढ़ावा देने की कोशिश करेगा। तो भारत एक ऐसा राज्य है
भारत एक ऐसा राज्य है कि ये किसी भी धर्म को मानने के लिए यहाँ के सिटीजन्स बाध्य हैं। किसी भी धर्म को यहाँ के सिटीजन्स क्या करेंगे, मान सकते हैं, उन पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हिंदू है तो वो मुस्लिम की पूजा कर सकता है, मुस्लिम है वो हिंदू की कर सकता है, सिख है ईसाई की कर सकता है, ईसाई है सिख की कर सकता है। जिसकी आपकी इच्छा है वो धर्म आप अपना सकते हैं। किसी भी धर्म में आप अपने आप को रख सकते हैं, किसी भी धर्म के साथ आप रह सकते हैं। कहने का मतलब है कि पंथ निरपेक्ष शब्द जो है, पंथ निरपेक्ष जो शब्द है, उस शब्द का मतलब है भारत का कोई धर्म नहीं होगा। और समाजवादी शब्द का मतलब है कि भारत की गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान कानून व्यवस्थाएं बनाएगी। और जो हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो शब्द आ रहा है, इसका मतलब है दोस्तों कि भारत कैसा हो गया है, भारत आंतरिक एवं बाह्य रूप से क्या हो जाएगा, वो अपने लिए कानून व्यवस्थाएं बनाने के लिए क्या रहेगा, सक्षम रहेगा। उससे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो क्या कर सकता है, आंतरिक या बाह्य रूप से अपने लिए कानून व्यवस्था बनाएगा। तो कहने का मतलब है कि संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब एक ऐसा देश वो किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर ना हो और अपने लिए सारी कानून व्यवस्थाएं खुद से बना ले, वही संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहलाता है। आगे हम पढ़ते हैं किसको भैया, संविधान की प्रस्तावना को। तो आगे की अगर हम बात करें तो इस प्रस्तावना में क्या दिया गया है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समान नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीति के लिए। अब ये शब्द आ रहा है यहां से, लेकिन उससे पहले यहां पर क्या है, एक क्वेश्चन आता है कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, अगर हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ संविधान की जो प्रस्तावना है इसके अंदर कुछ शब्दों को जोड़ा गया, इसके अंदर कुछ शब्दों को जोड़ा गया जो शब्द थे हमारे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इन तीन शब्दों को यहाँ पर जोड़ा गया था बाद में। तो एक क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता नामक शब्द को कहां पर जोड़ा गया था, मतलब कब जोड़ा गया था, ये यहां पर क्या बनेगा, एक पॉइंट बन के आता है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो भारत की संविधान की प्रेम्बल है उसमें बाद में कितने शब्दों को जोड़ा गया है। तो बाद में जोड़ा गया है 3 शब्दों को, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और किसको जोड़ा गया है, अखंडता को जोड़ा गया है। और किसको जोड़ा गया है, अखंडता को जोड़ा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या कि इसके अंदर जो 3 शब्द हैं जी, यहाँ पर क्या है, कपिल जी ओके सर, ज्ञानू सर क्वेश्चन कब कराओगे। ज्ञानू जी सर जी क्वेश्चन बिल्कुल कराएंगे, एक बार इसके शब्दों के ऊपर हम बात कर लें। और हो सकता है कि क्वेश्चन वाला जो हमारा बेटेज है इसके अंदर प्रेम्बल से बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो शायद हमारे कल की क्लास में क्लियर हो जाएंगे। क्लास की टाइमिंग क्या रहेगी कल, क्लास की टाइमिंग भैया, क्लास की टाइमिंग जो हमारी वही 5 बजे से 6 बजे रहेगी। कितनी रहेगी, 5 से 6, 2, 4, 10, 5 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। क्लास की टाइमिंग वही 5 से 6 रहती है हमारी, और आज 5:15 से 6 रखी है हमने। चलिए कोई नहीं, कल की क्लास में इसके क्वेश्चन पर हम डिस्कशन कर लेंगे, बाकी जो हमारी प्रस्तावना बचेगी उसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। अभी तो क्या है, थोड़ा सा इसमें और देखेंगे। चलिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको इसके बाद में कि इसके अंदर जो शब्दों को जोड़ा गया वो कब जोड़ा गया था। तो हम बताएंगे इसके जो शब्दों को जोड़ा गया, जो 42वां संविधान, 42वें संविधान 1976 के द्वारा, 42वें संविधान 1976 के द्वारा इन शब्दों को जोड़ा गया था।